Hi everyone. Today we will be starting our first book of polity, that is Politics in India since Independence. So basically what we will study in politics in India since independence, that how our politics have changed in so many years. इंडिपेंडेंस से पहले कैसा हमारा सब कुछ चलता था, कैसे चीज़ें होती थी, तो हमने कैसे क्या करा इंडिपेंडेंस से पहले, कैसे हमने एक डेमोक्रेसी सेटअप करी हमारी कंट्री में, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, इन सब के बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे और जानेंगे. So let's start. Let's not waste much more time. So the first thing, so I'll be teaching you through my notes, which I have made in my 12th standard, which will be very beneficial for you for your board exam. So the challenges for the new nation. At the hour of midnight on 14th and 15th August 1947, India attained independence. At that time, Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of Free India, he addressed a special session in which he have given a speech. And the name of that speech was Triced with Destiny. It can come in 1 mark question. So just learn that this speech was given by Jawaharlal Nehru, our Prime Minister of Free India. He has given the speech while addressing a special session for the Constituent Assembly. So there were two goals that everyone agreed upon. हर कोई चाहता था कि ये दो चीज़ें तो हमारी कंट्री में हुई हो फ्री इंडिया में. दैट इज़ फर्स्ट वाज कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे अपनी गवर्नमेंट में, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से रूल होगी. और सेकेंड थिंग वाज दैट कि जो गवर्नमेंट है वो हर किसी के अच्छे के लिए काम करेगी. ये नहीं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करेगी कि हाँ सिर्फ रिच लोगों के लिए काम कर रही है या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही है. ऐसा नहीं होगा. हर किसी के अच्छे के लिए काम किया जाएगा और पर्टिकुलरली पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. दिस वाज द मेन challenges for building the new nation, and this was our first topic. And let's move to the second topic. अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हाँ हम अपनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलाएंगे और हम हर किसी के अच्छे के लिए हमारी गवर्नमेंट चलाएंगे. लेकिन अब जो इंडिया था, इंडिया वाज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. कि जो फ्रीडम आई वो भी पार्टीशन के साथ आई, हमारी कंट्री ही बट गई. सो द फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. एंड द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड अ ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने वायलेंस और इतने ट्रॉमा के साथ हमें फ्रीडम मिलेगी. तो सिचुएशंस इतनी भी ईजी नहीं थी, चैलेंजेस थे. सो बेसिकली 3 चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा थे, और वी कैन से 3 Ds, that was diversity, democracy, and development. Diversity was a challenge because to shape a nation as a united country, कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर टाइप के लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस भी. तो उन सबको एकजुट कर कर एक कंट्री में रखना बहुत बड़ा चैलेंज था. सेकंड वाज कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कैसे करें. सिर्फ सोचना कि हाँ हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, दैट इज़ नॉट इनफ. तो हमें डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे लॉज बनाने हैं, कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. द थर्ड वाज डेवलपमेंट, कि अब हम अपनी कंट्री को डेवलप कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो सारी भागदौड़ हमारे हाथ में है. सो टू डेवलप द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस and to ensure development, well-being by evolving effective policies for economic development and eradication of poverty and unemployment was also a challenge. So these were the 3 Ds. First was unity, हमें ensure करनी है हमारी कंट्री में, क्योंकि हम और पार्टीशन अब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और हमारा पार्टीशन हो गया था, कंट्री ऑलरेडी बढ़ चुकी थी. तो हमें अपनी यूनिटी को भी बचाना था, यूनिटी एकता रखनी थी और डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके रखना था. सेकंड वाज डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, बिकॉज ब्रिटिशर्स और बहुत से ऐसे लोगों ने बोला था कि इंडिया डेमोक्रेसी को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, थोड़े दिनों में ये फिर से बढ़ जाएगी. ऐसा बहुत सारे लोगों का बोलना था, बट वी हैव प्रूव्ड दिस रॉन्ग. तो ये दूसरा चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी. थर्ड चैलेंज वाज कि हमें डेवलपमेंट इंश्योर करनी थी हमारी कंट्री में, जिसमें हर किसी की डेवलपमेंट हो. हमें गरीबी भी हटानी थी, हमें बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ भी लेके आनी थी कि हमारी कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर सके.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन की पार्टीशन कैसे हुआ, उसका प्रोसीजर क्या था, किस बेसिस पे पार्टीशन हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें पता ही है दैट इट वाज अ डिजास्टर, ट्रॉमेटाइज्ड। So, the two nation theory says that India consists of not one but two peoples, that is Hindus and Muslims. So, Muhammad Ali Jinnah gave the two nation theory, and it was decided that the areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and the rest will go with India. The two nation theory resulted in the partition of India, as we have seen. So let's discuss the problems faced during the process of partition. Now this was already decided कि जो majority areas होंगे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा majority में है वो पाकिस्तान में चला जाएगा और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा majority में है वो इंडिया में रहेगा। सो सबसे पहली प्रॉब्लम आई हमारी प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। अब कोई भी एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की एरियाज की इन ब्रिटिश इंडिया। सो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन वर वेस्ट एंड ईस्ट, कि सिर्फ दो ही एरियाज थे वेस्ट और ईस्ट जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो कोई भी एक पर्टिकुलरली एक एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो ताकि हम उसको ईजिली पार्टीशन कर सकें। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान विल कंप्राइज ऑफ टू टेरिटरीज, कि पाकिस्तान को दो टेरिटरीज में बांट देते हैं, दैट इज़ द वेस्ट एंड द ईस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए दो पाकिस्तान बने थे क्योंकि कोई भी एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा हो। देन सेकेंड वॉज मर्जिंग ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब हर कोई ये नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो जाए, हर मुस्लिम ये नहीं चाहता था दैट दे वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, कुछ इंडिया में भी रहना चाहते थे। So the second problem faced during the process of partition was merging of northwestern frontier. Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. हर कोई पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। उसमें से एक खान अब्दुल जफर खान भी था। He was the undisputed leader of northwestern frontier, also known as Frontier Gandhi. It can become in one marker question that who was called the Frontier Gandhi. That is Khan Abdul Zafar Khan. He very He opposed that two nation theory in a very loyal and a committed manner, but his voice was simply ignored, and the northwestern frontier province was also merged with Pakistan. The third problem was the problem with the provinces of Punjab and Bengal. अब यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जो पार्टीशन होगा द बाइफर्केशन विल बी डन एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। ये डिसाइड किया गया बट डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था लीडर्स के लिए कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जो पार्टीशन होगा वो क्या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या इवन उससे भी लो लेवल पे होगा, लेकिन कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी। इसीलिए यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था दैट गिव द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन। So the fourth problem of the partition was the problem of the minorities. Minorities on both the sides of border have faced difficulties as they were the easy targets and the violence went out of control. जो minorities थी अब उनको अपने ही होम टाउन में जहाँ पे वो इतने टाइम से रह रहे हैं, उनके फोर फादर्स रहे हैं, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, वहाँ पे they were feeling as the undesirable aliens or they are the unwanted people in their own land. They were feeling so bad कि उनको बिना उनकी मर्ज़ी के उन्हें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ रहा था just at a few hours of notice. So they suffered a lot. The many Hindus and Sikh areas that were now in Pakistan, equally large number of Muslims on the Indian side of Bengal, Punjab and Bengal, they found themselves trapped. उन्हें वो घर छोड़ना पड़ रहा था बिना उनकी मर्ज़ी के, and they were the easy targets on both the sides and the violence went out of control. So these were the four problems that were faced during the process of partition. First was the problem of East and West it resulted in the East Pakistan and the West Pakistan, then the merging of the Northwestern Frontier province. They were not willing to
merged with Pakistan, but at last their voice was ignored and they were merged with Pakistan. Then the problem with the provinces of Punjab and Bengal, जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी और नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी. सो इट वाज डिसाइडेड कि यहाँ का पार्टीशन डिस्ट्रिक्ट या फिर उससे भी लो लेवल पे होगा. एंड द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ कि माइनॉरिटीज़ को ईज़िली टारगेट किया जा रहा था एंड दे सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. अब जो माइनॉरिटीज़ थी दोनों साइड में बॉर्डर्स में, उन्हें शेल्टर लेने के लिए रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा था एंड दे हैव टू टेक ऑल द मीन्स अवेलेबल टू क्रॉस द नेशनल बॉर्डर बेयरफुट. नंगे पैर वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे और क्या हो रहा था उनकी जर्नी में, उनको अटैक किया जा रहा था, लूट भी रहे थे, किडनैप भी कर रहे थे, रेप भी कर रहे थे और पता नहीं कितने हज़ारों वुमेन को किडनैप किया गया दोनों साइड में. ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ इंडिया में, दोनों साइड में उनको किडनैप किया गया, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया गया दूसरे रिलीजन में शादी करके कि हमसे शादी हो जाएगी तो ये हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगी, हमारा रिलीजन फेमस हो जाएगा. ये सारी चीज़ें की गई. इसमें क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज़ जो थी उन्होंने अपनी डॉटर्स को खुद ही मार दिया इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑनर कि कोई और रेप कर देगा, कोई और मर्डर कर देगा या हम बचा नहीं पाए, तो उससे अच्छा है हम लोग उन्हें पहले ही मार दें. एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे एंड बट समहाउ दे मैनेज टू रीच द रिफ्यूजी कैंप्स. तो जो इंडिपेंडेंस थी, जो सेलिब्रेशन की इंडिपेंडेंस थी कि हाँ लोगों को जो इतने टाइम से आज़ादी चाहिए थी, वो किस चीज़ में भी थी. रिफ्यूजी कैंप में लोग सफ़र कर रहे थे इस तरीके से, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहे थे. बेसिकली जो इंडिपेंडेंस हम लोग इतने टाइम से चाह रहे थे, खुशी मनाने का जो वो था, लेकिन पार्टीशन ने उस सबको बर्बाद कर दिया. तो बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स जो थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, उन्होंने एक्सप्रेस करा था कि दैट इज़ द ruthlessness of the killings and the sufferings of displacement and the violence in their novels, short stories, poems and films. मतलब जो भी एट्रोसिटीज़ या किलिंग्स हुई थी, लाइक एक मूवी तो हमें खुद पता है गदर, उसमें कितना दिखाया गया है, पार्टीशन का पूरा सीन दिखाया गया है कि कितनी क्रूअल एक्ट्स हो रही थी, कितना वायलेंस हो रहा था, कितना लोग सफ़र कर रहे थे, कैसे लोग बिछड़ रहे थे एक दूसरे से. सो दीज वर ऑल एक्सप्रेस्ड बाय द राइटर्स, पोएट्स एंड द फिल्म मेकर्स in their novels, films, short stories and those who were the survivors, जिन्होंने सर्वाइव कर लिया पार्टीशन. बहुत तो ऐसे थे जो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, बेचारे मारे गए. उन्होंने बोला दैट दिस इज द डिविजन ऑफ द हार्ट्स, कि दिल डिवाइड हो गए हैं. And then the partition not only involved the division of the land assets, मतलब सिर्फ लैंड और एसेट्स का ही नहीं हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स भी हमारे डिवाइड हुए थे. ये नहीं था कि हाँ हमने पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया, उनको हमने अपने एसेट्स भी देने पड़े ताकि वो भी अपनी कंट्री को चला सके, डेवलप कर सके. और पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया में, दैट अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. दिस कैन बी कम इन वन मार्क का क्वेश्चन कि पार्टीशन के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में. सो दैट वाज 12% एज पर 1951. The consequences of the partition were it was the most abrupt, unplanned, and the tragic transfer of human population in human history. आज से पहले इतना ट्रेजिक ट्रांसफर पॉपुलेशन का कभी नहीं हुआ था जो ईयर 1947 में हुआ. दैट वाज द इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन. बहुत सारे लोग मारे गए, एट्रोसिटीज़ हुई, क्रूअल एक्ट्स हुई इन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स. जो सिटीज़ थी लाहौर, पंजाब, बंगाल, ये तो कम्यूनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी. कम्यूनल जोन्स ऐसे प्लेसेस होते हैं, those places where community of one religion are exploited by the another religion on the basis of religion, की religion के basis पे दूसरी community को exploit करते हैं. इसमें क्या हो रहा था कि जो लोग मुस्लिम्स हैं, वो नॉन मुस्लिम एरियाज़ में जाने से पहले घबरा रहे थे. दे वर अनविलिंग, दे डज़ नॉट वांट टू गो. उनको लग रहा था कि वो मारे जाएँगे. सेम हिंदूज़ के साथ हो रहा था. वो मुस्लिम एरियाज़ में जाने के लिए दे वर अनविलिंग कि यार वहाँ जाएँगे तो हम मारे जाएँगे. कम्यूनल ज़ोन्स का मतलब बेसिकली ये होता है. बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑन द लार्ज स्केल. पीपल वर डिस्प्लेस्ड. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. British India was divided into what were called as the British Indian provinces and the princely states. तो अब इसको समझते हैं. जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था.
एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आती थी। उस पे कोई ये नहीं था कि कोई राजा रूल कर रहा है या कुछ भी, सिंपली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी, वही कंट्रोल करते थे उसे। और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में ये होता था कि प्रिंस को थोड़ी बहुत पावर दे दी गई थी, लेकिन वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिशर्स की। बेसिकली जो मान जाता था इनकी सुप्रीमेसी कि हाँ, हम ब्रिटिशर से नहीं लड़ सकते, ब्रिटिशर से हार मान जाते थे। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, थोड़ी बहुत पावर दे देती थी उनके ही एरिया में, उनके टाउन में, जिसको भी वो रूल करते हैं। लेकिन मेन जो पावर थी, जो भी भाग-दौड़ होती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहती थी। तो वो सारे जितने भी एरियाज़ थे, वो सारे प्रिंसली स्टेट्स में आते थे। और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में वो एरियाज़ आते थे, जो रूलर्स मना कर देते थे कि नहीं, हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं मानते, हम उन्हें हरा देंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से हराना आता था। डिवाइड एंड रूल खेल-खेल के उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टाउन्स जो ऐसे करते थे, उनको वो हरा देते थे और वहाँ पे अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप कर लेते थे एंड उनको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में काउंट हो जाता था। तो 2 तरीके के वो थे हमारे पास ब्रिटिश इंडिया में, एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आते थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंस रूल करते थे, लेकिन उनको ज़्यादा पावर नहीं थी, थोड़ी बहुत पावर होती थी। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो लोग पैरामाउंटेंसी और सिज़ेरिनिटी जो है ब्रिटिश क्राउन की, उसको एक्सेप्ट करते थे। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत तो कंट्रोल मिलेगा अपने एरिया में, कि हाँ, वो लोग इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं या जो भी है, थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल था कि वो डिसीजंस ले सकते हैं वो प्रिंस। लेकिन मेनली जो चीज़ें थी, जैसे कि रेवेन्यू और भी बहुत सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स थे, उन सब पे कौन डिसीजन लेगा, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो दिस वाज़ इस टर्म का मतलब वैसे इतना बड़ा चढ़ा के इस बात को बोला गया, बट सिंपली यही बात है इसमें। पैरामाउंटेंसी या सुज़ेरेनिटी जो भी है ब्रिटिश क्राउन की, वो ये था कि जो प्रिंस या जो भी रूलर ब्रिटिश क्राउन को सुपीरियर मान लेते थे। सुपीरियर मतलब कि हाँ, यही है जो है करता रहता, हम इनसे लड़ भिड़ नहीं सकते, सब कुछ यही है। वो जो इनकी एक्सेप्ट कर लेता था, जो पहले ही हार मान लेता था, उनको ये लोग ये कर देते थे कि चलो, तुम थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे तुम डिसीजन ले सकते हो, बट बाकी सारी चीज़ें तो हमसे ही पूछ के होंगी, जो हम कहेंगे वही होगा तुम्हारे टाउन में। Now let's discuss what were the problems that we were facing for the integration of the princely states. अब प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था, ये तो हमने सोच लिया था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले तो ये था कि अगर हमने ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को रिमूव कर दिया, तो उसका सिंपली मतलब ये है कि 565 प्रोविंसेस लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। मतलब दे आर नाइदर अ पार्ट ऑफ इंडिया नॉट पाकिस्तान, बट दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये व्यू दिया कि क्या तो वो लोग इंडिया ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएँ, ये सारी फ्रीडम उनके पास है, ये डिसाइड वो करेंगे। बट अगर ऐसा हो जाएगा, तो इंडिया तो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम यही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो अब अपना व्यू दे दिया कि क्या तो वो लोग इंडिया ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं बन रही थी। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि इंडिया फर्दर और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाए और ज़्यादा डिवाइड हो जाए, जिससे और छोटी-छोटी कंट्रीज़ बन जाएँ। लेकिन हम वो नहीं चाहते थे, वी वांट यूनिटी इन आवर कंट्री। दिस वाज़ द मेन प्रॉब्लम, और बहुत सारी स्टेट्स ने यूनिटी डिक्लाइन कर दी थी। उसमें से सबसे पहला था रूलर ऑफ त्रिवेंकोर, जिसने डिमांड करी थी सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, देन निज़ाम ऑफ हैदराबाद, देन नवाब ऑफ भोपाल। सो मेन प्रॉब्लम वाज़ दैट कि अगर सब अपनी-अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट माँगेंगे, तो हमारी कंट्री तो इतनी छोटी-छोटी कंट्रीज़ में बँट जाएगी, तो इंडिया तो बचेगा ही नहीं। सो इसमें गवर्नमेंट ने क्या अप्रोचेस लिए, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस द गवर्नमेंट्स अप्रोच फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स को हमने कैसे इंटीग्रेट करा इंडिया में। अब उसमें गवर्नमेंट ने क्या-क्या अप्रोचेस लिए, क्या-क्या डिसीजंस लिए, और उन्होंने कैसे उनको इंटीग्रेट करा इंडिया में, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। उनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ही वाज़ द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, एंड उन्होंने नेगोशिएट करा था सारे रूलर्स और प्रिंसली स्टेट से। तो लोगों से बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ही हैज़ सच अ कन्विंसिंग स्किल्स
ऑफ टॉकिंग कि उन लोगों से बात करके बहुत सारे प्रोविंसेस को तो उन्होंने सिर्फ बात करके ही इंडिया में इंटीग्रेट करवा लिया था, और इसके लिए हमें एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जिसके पास अच्छी खासी स्किल हो, जो दूसरे लोगों को कन्विंस कर सके कि दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करा था विद नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड ही ब्रॉट देम इनटू द इंडियन यूनियन। अब गवर्नमेंट ने अप्रोचेस लिए थे। गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशंस। तीन कंसिडरेशंस हमने रखे थे। मेनली बात यही थी कि हमें कुछ भी करके उनकी कोई भी बात जो वो चाहते हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सीड में नहीं है, तो हम लोग नेगोशिएट करके बात करके उनको अपनी कंट्री में इंटीग्रेट करवाएंगे, उनको राज़ी करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिले, या वो किसी भी चीज़ में थोड़ी प्रिविलेज चाहते हैं, तो उनकी बात मान के नेगोशिएट करके बातचीत से हम लोग उनको अपनी कंट्री में इंटीग्रेट कराएंगे। मेनली गवर्नमेंट का अप्रोच यही था, एंड पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। अब ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो खुद ही आना चाहते थे इंडिया में। So government was prepared to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. अब जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ से बिल्कुल ओके थी कि हाँ, हम लोग अलग अलग लोगों को अपने यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। कोई भी ये नहीं रहेगा कि नहीं हर जगह पे ये चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हर कोई अपना कल्चर प्रिजर्व करके रखे, जैसे उन्हें रहना है वैसे रहें, अपनी लैंग्वेज, कल्चर या जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, जो ईजिली हम लोग मान सकते हैं, वो सारी बातें गवर्नमेंट के दिमाग में थी कि हाँ, हमें जो भी डिमांड्स हैं उन रीजन्स की, उनसे डील करना पड़ेगा और हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है इंडिया में। तो जो बहुत सारे रूलर्स थे स्टेट्स के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन साइन किया था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि उस एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग एग्री कर रहे हैं दैट दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब कौन-कौन सी स्टेट्स, अब हम हैदराबाद और मणिपुर का डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हैदराबाद का डील करते हैं। अब हम हैदराबाद के बारे में बात करते हैं कि हमने हैदराबाद को कैसे इंडिया में इंटीग्रेट करवाया। तो हैदराबाद उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और उसका रूलर था निज़ाम। उन्होंने उस टाइम पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था नवंबर 1947 में, जो कि 1 साल के टाइम पीरियड के लिए था। इसमें ये चीज़ थी कि 1 साल तक नेगोशिएशंस चलेंगी, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बातें होंगी निज़ाम की, और अगर 1 साल के बाद वो एग्री कर जाता है, डिसएग्री कर जाता है, तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमने साइन किया था कि 1 साल तक अभी कोई डिसीजन नहीं होगा कि वो हमें जॉइन करेगा या किसी और को जॉइन करेगा। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज़ फॉर द 1 ईयर। अब जो हैदराबाद था वो ओल्ड हैदराबाद और महाराष्ट्र के भी कई सारे पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उन सबको कंसिस्ट करता था। बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी हैदराबाद। तो निज़ाम को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था हैदराबाद के लिए। अब लेकिन जो लोग थे वहाँ के, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि निज़ाम तो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं चाहते थे, वो इंडिया में इंटीग्रेट करना चाहते थे। तो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल, और मेनली वुमेन ने अपोज करा था उसको, जिसमें पीजेंटी सेक्शन भी था तेलंगाना रीजन का, और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तो निज़ाम ने क्या करा, इनको अपोज करने के लिए एक अनलीश पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि उसकी खुद की, जिसका नाम था रजाकर्स, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। उसने अपनी खुद की एक फोर्स बना रखी थी जिसको उसने टाइटल दे रखा था रजाकर्स। उसने उनको छोड़ दिया इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि तुम्हें जो करना है करो और इस प्रोटेस्ट को रोको। और उसने मेनली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करा, लोगों को किडनैप करा, लूटा, रेप करा, पता नहीं क्या-क्या उसने बहुत सारी क्रूअल एक्ट्स करी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि वो अपना ही रूल एस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि बीच में ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को भेजा सितंबर 1948 में, ताकि निज़ाम की जो फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल कर सकें, और निज़ाम ने एट द एंड सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी को, और हैदराबाद का एक्सेशन हो गया इंडिया में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सेशन ऑफ मणिपुर। इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही जो महाराजा था मणिपुर का, जिसका नाम था बोधा चंद्र सिंह, उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया गया था। और लेकिन ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे साइन हुआ था कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी मणिपुर की, कि जो इंटरनली वो लोग इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं वो रहेगी। सिर्फ इसी शर्त पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। किसने? महाराजा बोधा चंद्र सिंह, जो कि उस टाइम पे राजा था मणिपुर का। उसके बाद अब पब्लिक ओपिनियन के
प्रेशर में आके महाराजा ने कंडक्ट करवाए इलेक्शंस जून 1948 में, जो फ्री इंडिया में सबसे पहले इलेक्शंस मणिपुर में ही हुए थे। दिस कैन बिकम इन 1 मार्क का क्वेश्चन। और इन इलेक्शंस के बाद जो मणिपुर था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि राजा अकेले डिसीजंस नहीं ले सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो फर्स्ट स्टेट थी मणिपुर जिसने होल्ड करे थे इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, मीन्स एट द एज ऑफ 18 और अबव, वो वोट कर सकते हैं बिना किसी डिफरेंस के। कोई कास्ट क्लास कोई डिफरेंस नहीं होता, मैन वुमेन हर कोई वोट कर सकता है। दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहे थे कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो दूसरी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का मर्जर हो जाए इंडिया में, लेकिन जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ थी अपोजिशन में, वो ये चीज़ नहीं चाहती थी। लेकिन लास्ट में जो अब मर्जर एग्रीमेंट साइन कराने के लिए तो मना लिया था उन्होंने, महाराजा को प्रेशराइज़ कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, जिसको हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंसल्ट ही नहीं किया था। उस टाइम पे जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनसे कुछ कंसल्ट नहीं करा और पीछे से प्रेशराइज़ करके महाराजा से मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिया और मणिपुर पार्ट बन गया इंडिया का इन सितंबर 1949। So let's move to our last topic, that is the reorganization of the states. अब पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें ड्रॉ करनी है बाउंड्रीज हमारी इंडियन स्टेट्स की, इस तरीके से कि जो हमारी कल्चर और जो हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारे कल्चर्स हैं हमारी कंट्री में, सारे रिफ्लेक्ट हों, ना कि हमारी यूनिटी के ऊपर कोई खतरा है। तो जो हमारे लीडर्स थे उनको थोड़ा सा डर सता रहा था, क्योंकि पार्टीशन की मेमोरी भी अभी फ्रेश थी। तो उन्हें लगा कि अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे तो कहीं इससे और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो जाए और हमारी कंट्री बट ना जाए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर रखते हैं और इसको पोस्टपोन कर देते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन जो करनी थी स्टेट्स की। लेकिन उसी टाइम आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। लेट्स सी उसमें क्या क्या हुआ। अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ। आंध्र प्रदेश हमारी पहली ऐसी स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपोज करा, जो नेशनल लीडरशिप ने डिसाइड करा था कि हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं बाउंड्रीज को ड्रॉ करना लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लोगों ने इस चीज़ का अपोज करा और उन्होंने विश्व लंदरा मूवमेंट स्टार्ट करी, जिसमें वो लोग डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग होंगे, उनको अलग होना था। मद्रास प्रोविंस है, दे वांटेड कि उनको आंध्र प्रदेश चाहिए, अपना एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए जिसमें सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोग होंगे। तो उस टाइम पे पुट्टी श्रीरामुलु, जो कि एक कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधी भी थे, ही वेंट ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट एंड दैट लीड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। जो पुट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने भूख हड़ताल करी 56 डेज तक, तब तक करी जब तक वो मर नहीं गए। और उनके मरने के बाद वायलेंस इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि एट द एंड जो पीएम थे उनको फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर करना पड़ा इन दिसंबर 1952। तो ऐसे हमारी फर्स्ट स्टेट बनी लैंग्वेज के बेसिस पे, दैट वाज आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, और जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट करी बाउंड्रीज जो कि रिफ्लेक्ट करेंगी अलग अलग लैंग्वेजेस स्टेट्स की। और इसी टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। सो ये तो डिसाइड हो ही चुका था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी स्टेट की बाउंड्रीज बनेंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थे जहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं है, बाइलिंगुअल हैं, कहीं पे हिंदी बोली जा रही है, सेम जगह पे पंजाबी भी बोली जा रही है। तो बहुत सारी स्टेट्स बाद में भी बनी है। रीसेंट में तेलंगाना स्टेट बनी है, जो कुछ टाइम पहले ही बनी है, कुछ साल पहले ही। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो एरियाज़ हैं जो ना तो हम किसी बड़ी स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे इतने हैं, या फिर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं यूनियन टेरिटरीज, इसलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like, share and comment, and also share it with your friends. It will motivate me to make more videos for you. Thank you.